हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यार काफ़ी टाइम से काफ़ी सारे बच्चे, जब मैंने यूएसएमएलई पे एक वीडियो बनाया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि मैं किस तरीके से उस पाथवे को फॉलो कर रहा हूँ, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, सब कुछ डिटेल में बताऊँ। सो बेसिकली पिछले एक महीने से मैं अभी यूएस में हूँ। मैं अपनी क्लिनिकल इलेक्टिव कंप्लीट कर रहा हूँ, अभी शिकागो में हूँ। तो मेरी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर मैं अभी क्लिनिकल इलेक्टिव कर रहा हूँ वो है UIC शिकागो। सो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय इन शिकागो। बेसिकली क्या होता है क्लिनिकल इलेक्टिव, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कैसे ये जो क्लिनिकल इलेक्टिव्स है किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है इन द होल यूएसएमएलई जर्नी, और रेसिडेंसी यानी कि जो पीजी, जिसको हम इंडिया में पीजी कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, जो हम एमबीबीएस के बाद करते हैं, उस पे मैच होने के लिए, मैच का मतलब है कि वो सीट मिलने के लिए तुम्हें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, आज के वीडियो में एटलीस्ट जितना मेरे एंड से हो पाए एक शॉर्ट में मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मेन टॉपिक पे, व्हाई आई एम इन द यूनाइटेड स्टेट्स राइट नाउ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ एंड किस तरीके से कर रहा हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप यूएसएमएलई की जर्नी अपनी स्टार्ट करते हो तो ये एक नॉर्मल, जैसे इंडिया के पीजी एग्जाम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। रीज़न बीइंग, सबसे पहली बात, जब आप इंडिया में क्या होता है कि आपने एमबीबीएस अपनी कंप्लीट की, आपने जो एग्ज़ाम है, चाहे वो नीट पीजी हो चाहे वो INI सेट हो, वो आपने अपीयर किया, उसमें आपका जो रैंक आता है, सीधे सीधे रैंक के बेसिस पे आपको अपनी स्पेशलिटी और कॉलेज आप उसमें डिसाइड कर सकते हो। जैसे अपना नीट यूजी की तरह ही सिस्टम है, एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में रैंक आएगा, उस रैंक के बेसिस पे अगर मेरी रैंक बहुत अच्छी हुई तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे कॉलेज सेलेक्ट करने के, अगर मेरी रैंक थोड़ी कम हुई तो मुझे जो कॉलेज मिलेगा डिपेंडिंग ऑन माई रैंक मुझे लेना पड़ेगा। यहाँ पर बस एक एक्स्ट्रा ये चीज़ आ जाती है कि मैं कौन सा स्पेशलिटी ले रहा हूँ, मतलब यहाँ पर मैं पीडियाट्रिक्स ले रहा हूँ, मेडिसिन ले रहा हूँ, ऑर्थोपेडिक्स ले रहा हूँ, सर्जरी ले रहा हूँ, जो भी ले रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये एक और चीज़ हो जाती है। क्योंकि जिनकी अच्छी रैंक होती है वो या तो रेडियोलॉजी लेना प्रेफर करते हैं या डर्मेट लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये चिल ब्रांचेस होती है, इसमें ज़्यादा काम नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा फेवर्ड मेडिसिन भी है, क्योंकि मेडिसिन जेन्युइनली स्टूडेंट्स को, अगर आप एमबीबीएस में अगर आप आते हो तो बहुत सारे, मैक्सिमम लोगों को मेडिसिन जेन्युइनली अच्छी लगती है। मेडिसिन वो एक फील्ड है जहाँ से आप कहीं पर भी और आगे सुपर स्पेशलाइज कर सकते हो इजीली, चाहे आप गैस्ट्रो में जाते हो, कार्डियो में जाते हो, ठीक है, नेफ्रो में जाते हो, तो बहुत सारे आपके पास और भी आगे ऑप्शंस होते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन में। इसलिए मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड ब्रांच होती है। सो मोरलेस अगर देखा जाए तो सिंपल आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, बट यूएसएमएलई जर्नी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक प्रॉपर जॉब इंटरव्यू की तरह ये यूएसएमएलई का जर्नी होता है, एंड फाइनल जो स्टेप होता है वो भी एक इंटरव्यू ही होता है। सो वहाँ पर आपको एक जॉब एप्लीकेशन की तरह अपनी पूरी CV बिल्ड करनी होती है, एंड उस बेसिस पे आपको वो स्पॉट मिलता है। यहाँ पर भी ऑब्वियसली एग्जाम्स होते हैं, एंड एग्जाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्स पे आता हूँ, स्टेप 1 और स्टेप 2। अभी 2 एग्जाम्स है जो आपको निकालने पड़ते हैं मेनली। उसमें से स्टेप 1 जो होता है वो पहले स्कोर उसका बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, कि कितना आप स्कोर करते हो स्टेप 1 में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। बट अब उन्होंने वो सिस्टम को चेंज कर दिया, स्टेप 1 को उन्होंने बस पास या फेल में चेंज कर दिया, यानी कि आप या तो पास होते हो या फेल होते हो। सो अगर आप पास हो रहे हो देन ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप फेल होते हो तो आप फ्लैग हो रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके चांसेस ड्रामेटिकली कम हो रहे हैं, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। स्टेप 1 हो गया, पास हो गए। स्टेप 2 जो एग्ज़ाम है, एंड स्टेप 1 लोग जनरली 3rd ईयर 4th ईयर या फाइनल ईयर में, मतलब इंटर्नशिप में भी देते हैं। यहाँ पर यूएस में ये कल्चर है कि जो लास्ट ईयर होता है उसको फाइनल ईयर बोला जाता है। इंटर्नशिप हम हमारे इंडिया में उसे इंटर्नशिप बोलते हैं, बट यूएस में उसे फाइनल ईयर कहते हैं, क्योंकि यूएस में इंटर्नशिप अलग से नहीं होती। रेसिडेंसी का पहला ईयर ही वो इंटर्न ईयर माना जाता है, यानी कि पीजी जब आप कर रहे हो उसका पहला ईयर ही इंटर्न ईयर माना जाता है। ठीक है। सो बेसिकली डन हो गया, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 आप मोस्टली अपने एमबीबीएस के बाद देते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लिनिकल ओरिएंटेड होता है, या फिर अपने इंटर्नशिप में देते हो स्टेप 2। उसके बाद इंटर्नशिप में ही आपको क्लिनिकल इलेक्टिव्स करने चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैंडेटरी है, बट आपके एक्सेप्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप जो है क्लिनिकल इलेक्टिव्स करते हो, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। मैं अभी अपनी इंटर्नशिप में ही हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरी एम्स में डिग्री मेरी कंप्लीट हो गई है, दिसंबर में कंप्लीट होने के एक्सपेक्टेशन है, बट जो है मोर और लेस आपको इंटर्नशिप में ही करनी होती है। अगर आप अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हो देन आप क्लिनिकल इलेक्टिव्स के लिए एलिजिबल नहीं हो, देन आप कभी भी अपनी क्लिनिकल इलेक्टिव्स नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इंटर्नशिप में ही क्लिनिकल इलेक्टिव्स कर सकते हो। बाद में आप ऑब्जर्वरशिप जरूर कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस कैसा होता है? क्लिनिकल इलेक्टिव जो कि मैं अभी कर रहा हूँ
वो आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी हॉस्पिटल में करते हो। यूनिवर्सिटी में, जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय इन शिकागो में, अगर आप यूनिवर्सिटी में करते हो आपका जो इलेक्टिव की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में करते हो थोड़ी कंपैरेटिवली उसकी वैल्यू कम होती है। सो आ जाओ, मुझे अप्लाई करना पड़ता है। कैसे मिलती है इलेक्टिव्स? इलेक्टिव है क्या? सो इलेक्टिव इज़ बेसिकली कि आप जो अपनी एम्स के अंदर या अपने मेडिकल कॉलेज के अंदर जो इंटर्नशिप कर रहे हो, वैसी ही चीज़ आप बिल्कुल सेम टू सेम आप यहाँ के हॉस्पिटल में, यहाँ की यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में कर रहे होगे। यानी कि वैसी ही ट्रेनिंग आपकी होगी, लेकिन वो कोर रोटेशंस में नहीं होगी। मतलब कोर रोटेशन मतलब जो कोर एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, पीडियाट्रिक्स हो गया, ऑब्स गाइनी हो गया, आप इनमें नहीं करते हो। आप बिल्कुल जो स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस में करते हो। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शनल होती है। इलेक्टिव का मतलब होता है ऑप्शनल चीज़, ठीक है। इलेक्टिव मतलब ऑप्शनल। तो यहाँ पर आपको जो बिल्कुल स्पेशलाइज्ड है, जैसे कार्डियोलॉजी, मैं अभी कार्डियोलॉजी में इलेक्टिव कर रहा हूँ, तो आप कार्डियोलॉजी में कर सकते हो। मेरा जो अगला इलेक्टिव है वो पल्मो में है, ठीक है, पल्मोनोलॉजी में है। तो यहाँ पर आप किसी स्पेशलाइज्ड चीज़ में इलेक्टिव करते हो, कोर रोटेशंस आप नहीं कर सकते। और इलेक्टिव में आपको बिल्कुल यहाँ के हॉस्पिटल में यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ ही ट्रेन किया जाता है। एंड बिल्कुल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये बाहर का स्टूडेंट है तो इसको अलग से ट्रीट किया जाएगा, नहीं। मैं यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ रोटेट करता हूँ। रोटेशन होता है क्योंकि जैसे आपको पता है इंटर्नशिप में भी आप ट्रेनिंग कैसे करते हो, 45 डेज सर्जरी करते हो, 45 डेज मेडिसिन करते हो, 1 महीने ऑब्स गाइनी करते हो, 1 महीने पीडियाट्रिक्स करते हो। तो यहाँ पर आप 1 महीने प्रॉपर कार्डियोलॉजी विथ यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ आप ट्रेन कर रहे हो। आपको बिल्कुल पेशेंट्स यहाँ के अलॉट हो रहे हैं, आपको खुद उनकी हिस्ट्री लेनी है, उनका एग्जामिनेशन करना है, सब कुछ। यहाँ पर आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो चाहे यहाँ के स्टूडेंट हो, आपको बिल्कुल इक्वली आपको पेशेंट अलॉट होते हैं। इक्वली आपको जो है प्रोफेसर आपके केसेस को आपको प्रेजेंट करना होता है प्रोफेसर के सामने, प्रोफेसर उसको जज करता है, मैनेजमेंट का प्लान बताता है, फिर मैनेजमेंट के प्लान पे आप डिस्कस करते हो, क्वेश्चंस आप प्रोफेसर से पूछते हो, प्रोफेसर आपसे क्वेश्चन पूछता है। अल्टीमेटली आप एक मैनेजमेंट प्लान पे आते हो, जो कि आप अपने नोट में यानी कि जो हमारा जैसे अपने इंडिया में हम लोग पेपर नोट्स बनाते हैं, तो यहाँ पर एपिक जो यहाँ का सिस्टम है सॉफ्टवेयर में वो होता है। यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल सिस्टम्स होते हैं, जहाँ पर आपको वो रिकॉर्ड्स ऐड ऑन करने होते हैं। फिर अल्टीमेटली उस पर जो भी आपका जो रेसिडेंट होता है या जो फेलो होता है, फेलो मतलब जो सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं वो, एंड उसके ऊपर फिर वो अटेंडिंग या प्रोफेसर को साइन ऑफ करना होता है, ठीक है। तो बिल्कुल डिटेल में यहाँ के स्टूडेंट्स जैसे आपकी पूरी ट्रेनिंग होती है। एंड जनरली रिकमेंडेड है कि आप 3 क्लिनिकल इलेक्टिव्स करो। मैं भी 3 क्लिनिकल इलेक्टिव्स कर रहा हूँ। एंड अगर ऑप्शनल होता है रिसर्च इलेक्टिव, जो मैंने पिछले साल किया था जॉन्स हॉपकिंस में। जॉन्स हॉपकिंस यूएस का वन ऑफ द लाइक मान के चलो आप एम्स ही है यूएस का, मतलब वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च में नंबर 1 पे आता है। एंड इन जनरल टीचिंग या फिर इन जनरल रैंकिंग में शायद 2 या 3 पे आता है। तो जॉन्स हॉपकिंस इज लाइक एम्स ऑफ यूएस। तो वहाँ पर मैंने रिसर्च इलेक्टिव की थी पिछले साल। रिसर्च इलेक्टिव आप कभी भी कर सकते हो, मतलब अपने 3rd ईयर में कर सकते हो, 2nd ईयर में कर सकते हो, 4th ईयर में कर सकते हो, जब आपका मर्जी आप कर सकते हो। लेकिन क्लिनिकल इलेक्टिव बस आप अपने इंटर्नशिप ईयर में ही कर पाओगे, ठीक है। सो क्लिनिकल इलेक्टिव मैं अभी कर रहा हूँ कार्डियो, पल्मो, एंड ये आप डिफरेंट हॉस्पिटल्स में कर सकते हो। यहाँ का एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। आपको जो भी चीज़ है, जैसे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, टॉफल के रिक्वायरमेंट है, उसका स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना होता है। होम स्कूल से आपको वेरिफिकेशन करवाना होता है, जैसे एम्स वेरीफाई करेगा कि हाँ ये स्टूडेंट एक्चुअली इंटर्नशिप ईयर में है, अपने लास्ट ईयर या फाइनल ईयर में है, ये स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी जो भी आपके सीवी में जो भी चीज़ें आप ऐड ऑन करना चाहते हो, जैसे आपने अगर रिसर्च कर रखी है तो आप उसको ऐड ऑन करो, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंसेस को आप ऐड ऑन करो, जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर है आप सबको ऐड ऑन करो, देन आप क्लिनिकल इलेक्टिव के लिए एक्सेप्ट हो जाओगे। क्लिनिकल इलेक्टिव जब आपने कर ली, तो अगर आप यहाँ पर किसी प्रोफेसर को अच्छे से अपने स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हो, एंड अगर आप उन प्रोफेसर को रिक्वेस्ट करते हो, तो वो आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेंगे, जिसको कहते हैं LOR। अब इन लेटर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है यार, क्योंकि जब आप अपने फाइनल एप्लीकेशन में करते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्कोर्स। तो उसमें आपका स्टेप 2 स्कोर आ गया, स्टेप 1 पास आ गया। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट आती है क्लिनिकल इलेक्टिव्स या US क्लिनिकल एक्सपीरियंस की। सो US क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने मान लो अपने 3 इलेक्टिव्स कर लिए, उसके बाद 3 LOR अपलोड करने का ऑप्शन आता है। कुछ प्रोग्राम्स 3 LORs एक्सेप्ट करते हैं, कुछ प्रोग्राम 4 LOR एक्सेप्ट करते हैं। LOR इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो अगर मैंने 3 इलेक्टिव की और अगर मैंने तीनों इलेक्टिव में मेरे जो भी प्रोफेसर है उनको मना लिया, उनको अपने स्किल्स दिखा दिए, अगर उनको अच्छा लगा, अगर मैं उनको रिक्वेस्ट करूँ वो मुझे देने को मान जाते हैं,
देन मुझे 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल जाएंगे। सो मेरे पहले इलेक्टिव में तो मैंने अपने प्रोफेसर से बात की, वो मान गए थे एंड उन्होंने कहा था कि मुझे अपनी CV भेज देना एंड मुझे मेल कर देना वो पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट अपने CV और अपने एस्पिरेशंस के बारे में, देन मैं उसके अकॉर्डिंग LOR में अपना तुम्हें दूंगा। सो बेसिकली क्या होता है कि अब अगर आप LOR रिक्वेस्ट करते हो तो वो आपको दे देते हैं अगर आपने ठीक ठाक परफॉर्म कर रखा है। तो अगर आप बिल्कुल ही अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे या फिर वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अगर आपका वो प्रोफेसर आपके कॉन्टेक्ट, क्योंकि यहाँ पे चेंज होता है, रोटेशन होते हैं, एक हफ्ते लेट से कि कोई प्रोफेसर होते हैं जो हो सकता है पूरे रोटेशन में आपके साथ रहें, देन उनको टाइम है आपको ऑब्जर्व करने का। लेकिन अगर कोई प्रोफेसर ने आपको बस एक हफ्ते के लिए ऑब्जर्व किया तो वो टाइम इतना नहीं है जिसमें वो LOR दे पाए या एक रिकमेंडेशन साइन कर पाए। सो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट कोशिश ये करना होता है कि LOR आपको मिल जाए। सो 3 LOR आपके यहाँ से हो गए। एक अगर ऑप्शनल LOR में आ जाता है तो आपका, मेरा जो रिसर्च वाला प्रोग्राम का था उसमें भी मेरे प्रोफेसर ने LOR दे दिया था। सो बेसिकली 4 LORs आपके पास आ जाता है। सो ये हो गया LOR और US क्लिनिकल एक्सपीरियंस। उसके बाद आता है आपका रिसर्च। सो रिसर्च में यूजुअली रिकमेंडेड ये होता है कि आप पब्लिश करो जितना हो पाए। मेरे एंड से मैंने बहुत ज़्यादा अब तक पब्लिश नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग थे, बट मोर और लेस अभी कंक्लूजन पे आ रहे हैं। मेरा जो हॉपकिंस वाला रिसर्च है वो पब्लिश हो गया, ठीक है, थैंकफुली वो पब्लिश हो गया बहुत टाइम बाद, बहुत सारे जर्नल्स में इधर उधर होने के बाद, बहुत सारे एडिट्स और चेंजेस के बाद मेरा हॉपकिंस में जो हमने रिसर्च किया था वो पेपर पब्लिश हो गया। उसके बाद मेरे एम्स के जो रिसर्चेस है वो बिल्कुल एंड पे ही है एंड मोस्टली आई एम होपिंग कि वो पब्लिश हो जाए। सो वो आ गया आपका रिसर्च वाला पार्ट। रिसर्च में सिर्फ पब्लिकेशन से मैटर नहीं करते हैं। अगर आप पोस्टर प्रेजेंट आपने कर रखा है, पोस्टर्स, कुछ कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज की वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नेशनल कॉन्फ्रेंसेज। सो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर आपने पोस्टर प्रेजेंट कर रखा है उसकी अच्छी वैल्यू है। मैंने खुद कर रखा है, मैं कोरिया गया था, साउथ कोरिया में मैंने अपना जो है रिसर्च पोस्टर प्रेजेंट किया था। इस बार मेरा जो रिसर्च पोस्टर है वो वियना में एक बहुत अच्छे कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट हुआ था, मुझे ट्रैवल ग्रांट भी मिला हुआ था। बट क्योंकि मैं US में था तो मेरे को एक्चुअली वीज़ा नहीं मिल पाया, बिकॉज US में अगर आप रेसिडेंट स्टेटस है तो आप यहाँ से वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास रेसिडेंट स्टेटस नहीं है या H1B वीज़ा नहीं है देन आपको अपने होम कंट्री से ही वो वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। सो मैं इसलिए वियना नहीं जा पाया, बट कोई बात नहीं, मैंने वो पेपर और भी कॉन्फ्रेंस में पुटअप कर दिया है। सो कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस में यूजुअली एक्सेप्ट हो जाता है, अगर अच्छा पेपर होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है, देन आप वहाँ जाके प्रेजेंट कर देते हो। सो मोर और लेस पेपर पब्लिकेशंस हो गए, पोस्टर प्रेजेंटेशंस हो गए, आर्टिकल हो गया, ये सब आपको जो है कहीं ना कहीं आपको रिसर्च में वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो ये आपकी पूरी CV बन रही है। पहला आपका स्टेप एग्जाम्स हो गया, दूसरा आपका क्लिनिकल इलेक्टिव्स हो गया, तीसरा आपका रिसर्च इलेक्टिव हो गया, चौथा आपका रिसर्च पब्लिकेशंस पोस्टर्स हो गए, पांचवे पे आता है आपके बाकी के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गया, वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस हो गई, क्योंकि आपने कहीं पे वॉलंटियरिंग करी, आपने कहीं कोई फ्री क्लिनिक में काम किया, ये सब आपके वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस में काम आते हैं। ठीक है, आपने किसी NGO के साथ काम किया, ये सब आपके वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस में काम आते हैं। ऑब्वियसली मैं जो ऑर्डर में बता रहा हूँ उसके ऑर्डर में वैल्यू होती है, मतलब कि वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस की वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू रिसर्च एक्सपीरियंस, रिसर्च एक्सपीरियंसेस की वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू क्लिनिकल इलेक्टिव्स। तो इस तरीके से आपके वैल्यूज़ होते हैं। उसमें भी अब बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप क्लिनिकल इलेक्टिव येल में करते हो, जो कि मेरे काफ़ी सारे सीनियर्स ने किया है, तो उनकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर आप क्लिनिकल इलेक्टिव लेट्स से क्लीवलैंड क्लिनिक में करते हो, जो कि यहाँ के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आता है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। और मैं UIC शिकागो, इसकी भी वैल्यू ठीक ठाक है, मॉडरेट पे आती है, मतलब टॉप 10 टॉप 15 में आता है, नॉट एग्जैक्टली श्योर क्या रैंकिंग है। और उसके बाद मैं फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। तो मोर और लेस कहाँ से आप क्लिनिकल इलेक्टिव करते हो। रिसर्च मैंने बहुत अच्छी जगह की, रिसर्च इलेक्टिव जॉन्स हॉपकिंस में, जो कि इट्स लाइक एम्स ऑफ US है। तो मोर और लेस आपका जो टोटल सम बनता है वो इतनी सारी चीज़ों को मिला के बनता है। अल्टीमेटली फिर आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को सिग्नल करते हो, यानी कि आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में अपना इंटरेस्ट शो करते हो जब आप फाइनल अप्लाई कर रहे होते हो, एंड आप सब कुछ अपलोड कर रहे होते हो, अपना स्कोर्स हो गया, सब कुछ हो गया। सो देन आपने लेट से सब कुछ अपलोड कर दिया, देन आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाता है। इंटरव्यू अगर आपका अच्छा जाता है, अगर आप एज अ कैंडिडेट उनको पसंद आते हो, देन वो आपको जो है अप्रूव कर देते हैं। देन आप अपनी लिस्ट बनाते हो, वो अपनी लिस्ट बनाते हैं, उसके बेसिस पे एक मैच आता है, देन आप जो रेसिडेंसी में मैच कर जाते हो। सर होपफुली आपको एक आइडिया लगा होगा अबाउट द होल प्रोसेस एंड मैं अभी किस पॉइंट ऑफ जर्नी पे हूँ। सो मैं अभी क्लिनिकल रोटेशंस वाली जर्नी पे क्लिनिकल इलेक्टिव्स कर रहा हूँ, एंड काफ़ी अच्छा सिटी लगा मुझे इन जनरल शिकागो।
घूमने के लिए काफ़ी अच्छा है, चीप है एज़ कम्पेयर टू। मैं जब पिछली बार यूएस आया था तो मैंने बहुत घूमा था, मैं न्यूयॉर्क गया था, मैं वॉशिंगटन गया था, मायामी गया था। एज़ कम्पेयर टू बाकी सिटीज़ शिकागो मुझे कंपेरेटिवली थोड़ा सा चीप लगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग। ऑब्वियसली यूएस इंडिया से तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा शिकागो इज़ चीपर। एंड यहाँ के प्रोग्राम्स अच्छे हैं, यहाँ के लाइक एटलीस्ट जिस यूनिवर्सिटी में मैं जाता हूँ यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मिले, जो प्रोफेसर मिले, जो रेसिडेंट्स मिले, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। वो एक्नॉलेज कर रहे थे कि हाँ ये स्टूडेंट नया है, ये स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट है, इसको यहाँ की चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता होगा, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा गाइड करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल सिस्टम्स जो यहाँ का यूज़ होता है, एपिक जिसको कहते हैं, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते, क्योंकि हमें पेपर में अपनी पूरी प्रिस्क्रिप्शंस हो गई, अपना पूरा हिस्ट्री, क्लिनिकल हिस्ट्री, वर्कअप सब कुछ लिखने की आदत होती है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं आपको। सो दैट वाज इट। बाकी और डिटेल में मैं वीडियोस बनाऊंगा, कॉस्ट के बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, बट आज का वीडियो मोर और लेस वाज व्हाट आई एम डूइंग नाउ इन द यूएस। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।